करीब 1 साल पहले की बात है कि मानव बुद्धदेव यूट्यूब चैनल से हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि आसाराम बापू का जो आश्रम है अहमदाबाद में, उसके रिगार्डिंग एक शोकॉज नोटिस आया है कि आश्रम खाली करना है और वो लैंड पूरा गुजरात सरकार ने लेना है। तो उस समय उन्होंने कहा कि आश्रम की तरफ से कोई इलीगैलिटी नहीं है, कोई शर्त भंग वगैरह नहीं है, तो इस शोकॉज नोटिस पर क्या किया जाए। उनके क्वेश्चन पर हमने एक वीडियो रिलीज की थी, क्योंकि उसी दौरान मुंबई में एक जैन मंदिर भी तोड़ा जा रहा था। तो हमने एक जॉइंट वीडियो बना के अपने चैनल, इसी चैनल पर रिलीज की थी। तो उस वीडियो में जो बात हमने कही थी वही सेम बात आसाराम बापू के इस अहमदाबाद आश्रम के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ऑनरेबल जजेस विक्रमनाथ एंड ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता, इनकी बेंच ने कल के हियरिंग में बोली है। तो वो वीडियो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, वो वीडियो आप देखिए। उसके बाद से हम आसाराम बापू के अहमदाबाद आश्रम के केस के बारे में और आपको डिटेल बताएंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर कैसे पहुंचा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में क्या हुआ, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले आप ये वीडियो देखिए जो 1 साल पहले इसी मैटर पर हमने रिलीज की थी। मानव बुद्धदेव यूट्यूब चैनल ने हमारे पास एक नोटिस भेजा है, वो मैं यहाँ नोटिस लगा भी रही हूँ, जो कि आसाराम बापू के अहमदाबाद वाले आश्रम के लिए सरकार ने उन्हें भेजा है। ये नोटिस सिटी मामलतदार साबरमती अहमदाबाद की तरफ से उनको आया है, जो कि उनके मोटेरा साबरमती आश्रम के लिए जो 33,980 वर्ग मीटर जो कुल क्षेत्रफल उन्होंने लिखा है, उतने एरिया को जिसमें कि आश्रम बना हुआ है आसाराम बापू का, उसको सरकार को उन्होंने वापस करना है। और नोटिस में लिखा है कि जो भी सारा कब्जा है वो 5 दिन के अंदर, नोटिस रिसीव होने के 5 दिन के अंदर कब्जा शासन को सौंपना है। अगर नहीं सौंपा तो कब्जा लेने के लिए सरकार उसमें आगे की कार्रवाई करेगी। इस तरह का नोटिस आया है अहमदाबाद मोटेरा के आश्रम को, जो कि आसाराम बापू का आश्रम है। मानव बुद्धदेव ने मुझे ये नोटिस भेजा है। हालांकि इस केस के बारे में उतनी डिटेल जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मानव बुद्धदेव ने ये नोटिस भेजा है हमारे पास, तो कुछ ना कुछ लीगल राय के लिए भेजा है। तो अब लीगल राय तो हम बेहतर तरीके से तभी दे सकते हैं जब हमारे पास सारी चीजें हों, सारे फैक्ट्स हों। लेकिन इस नोटिस को प्राइमा फेशी देखते हुए अगर कोई लीगल एडवाइस हम दें तो वो ये होगी कि नंबर 1, आसाराम बापू के आश्रम वालों के पास अगर सबूत है, प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि जो लैंड है आश्रम की, जिसको कि यहाँ पर प्रश्नगत जो कब्जा बताया गया है, अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं कि उनके पास जो लैंड कहाँ से आई थी और किस तरह से आई थी, क्या वो सेल डीड से आई थी, गिफ्ट डीड से आई थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, तो इंडीड इस नोटिस को उन्होंने इमीडिएटली चैलेंज करना चाहिए, हाईकोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, रिट फाइल करना चाहिए, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर किसी का। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300A क्या कहता है, देखिए वो ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी व्यक्ति का अगर किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा है तो वो प्रॉपर्टी उससे छीनी नहीं जा सकती बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के। तो अगर आसाराम बापू के आश्रम वालों के पास में एविडेंस है, प्रूफ है, कागज है, सबूत है, तो किस बात की देरी है कि वो हाईकोर्ट नहीं जा रहे हैं। तो हमारी तो पहली एडवाइस यही रहेगी कि आप हाईकोर्ट जाएं इन सब कागजों के साथ। लेकिन इसमें और भी लीगल चीजें आती हैं, जैसे कि अगर सरकार ये कह रही है कि ये अवैध कब्जा है, तो इतने साल बाद, यानी कि करीब 1980-90 के समय में ये जमीन ली गई है आसाराम बापू के द्वारा, और आश्रम भी कितने सालों से वहां पर बन चुका है, तो शासन या सरकार को इस समय इतने सालों बाद क्यों याद आया कि ये अवैध कब्जा है? और अगर अवैध कब्जा था तो इतने सालों से आपने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया था? तो लीगल रेमेडीज इसमें हो सकती है। इस नोटिस को प्राइमा फेशी देखते हुए हाई कोर्ट जाया जा सकता है इमीडिएटली, रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकते हैं, रिट ऑफ सर्जरी फाइल कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाके इमीडिएटली स्टे मांग सकते हैं। मुंबई का रिसेंट केस अगर आपने पढ़ा होगा, विले पार्ले में एक बहुत पुराना जैन मंदिर है, उसको भी इसी तरह डिमोलिश करने के लिए बीएमसी वाले आ गए थे। तो बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया जैन कम्युनिटी ने और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमीडिएटली इंटरिम स्टे दिया है। 16 अप्रैल को ये हियरिंग हुई थी, उधर डिमोलिशन वर्क शुरू हो गया था और बॉम्बे हाईकोर्ट ने वो स्टे कर दिया। जो काफ़ी डिमोलिशन तो वो लोग स्टार्ट कर चुके थे, जो कि बहुत ही गलत था, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमीडिएट उस पर रोक लगा दी। तो उसमें भी इसी तरह बीएमसी का कहना था कि अवैध कब्जा है, जो भी जैन टेम्पल ने एक्स्ट्रा लैंड पर कब्जा कर लिया है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभी तो इंटरिम स्टे दे दिया है, अगली हियरिंग शायद 30 अप्रैल को है। तो वो भी बहुत गलत किया है, बिकॉज इतने सालों से वहां पर जैन टेम्पल है, एक कम्युनिटी की धार्मिक भावनाएं वहां से जुड़ी हैं, वो मंदिर है। इस तरह से आकर आप डिमोलिश नहीं कर सकते हो। कितने इलीगल स्ट्रक्चर्स मुंबई में है, मुंबई नहीं इंडिया में कितनी जगहों पर है, क्या वहां पर इस तरह से डिमोलिशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन कोई धार्मिक स्थल है जहां पर लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, तो यहां पर आर्टिकल 25 भी हिट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 और 26 जो है, जो कि रिलीजन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स देता है, क्या शासन और सरकार की हिम्मत हो सकती है दूसरे किसी रिलीजन के इस तरह से कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने की, या इस तरह से डिमोलिशन के लिए प्रोसीड भी करने की?
तो जैन टेम्पल के साथ भी बहुत गलत हुआ मुंबई में, और उसी तरह अब अहमदाबाद आश्रम जो कि आसाराम बापू का है वहां पे भी इस तरह से शासन प्रोसीड कर रही है। हालांकि अभी ये नहीं पता है हमें कि सरकार का, शासन का क्या स्टैंड है, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, लेकिन अगर तो सरकार का ये कहना है कि अवैध कब्जा है आसाराम बापू के आश्रम का, तो इतने सालों से सरकार सोई हुई थी, इतने सालों से शासन सोया हुआ था, क्यों इतने साल? ऐसी बात नहीं है कि 5-6 साल, 12 साल या 15 साल, सन 1980 1990 से अगर वहां पर आश्रम बना हुआ है और आज आकर आप कहते हो कि ये इलीगल स्ट्रक्चर है, इलीगल कब्जा है और कब्जा हमको 5 दिन के अंदर सौंप दो, तो ये नेचुरली प्राइमा फेशी सुनने से तो गलत ही लगता है। लेकिन लीगली कौन सा पक्ष के पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हाई कोर्ट में कितने टिकेंगे, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आने के बाद ही करेक्टली हम ये समझ पाएंगे। लेकिन अगर तो आसाराम बापू के आश्रम के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो वो इमीडिएटली हाई कोर्ट जाए, वहां पर जो भी सरकार और शासन अपना स्टैंड देगी वहां पर आप कानूनी अपनी लड़ाई लड़िए। आपके पास आर्टिकल 300A है जो कि प्रॉपर्टी का राइट है, आपके पास आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 है जो कि आपका रिलीजियस राइट है, आर्टिकल 21 भी बीच में आता है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। तो ये सारे लीगल राइट्स को लेकर हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, और सरकार और शासन के पास अगर प्रूफ है, उनके पास में लीगल राइट्स अगर उनके बनते हैं तो वो भी हाई कोर्ट के सामने अपनी सारी बातें रख सकते हैं। तो इस तरह से कानूनी रूप से आसाराम बापू के आश्रम के लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो मानव बुद्धदेव ने जो मेरे पास लेटर भेजा उसको पढ़कर तो हमारी ये राय है। तो जो आपने इस वीडियो में सुना, जो कि हमने 1 साल पहले कहा था कि अचानक से इतने साल बाद कैसे ये याद आ गई कि लैंड के रिगार्डिंग कुछ इलीगैलिटीज़ हो रही हैं या शर्त भंग की जा रही हैं, अचानक से कैसे याद आ गया, वही बात सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जजेस विक्रम नाथ एंड ऑनरेबल जज संदीप मेहता, इनकी बेंच ने भी प्राइमा फेशी जब केस को देखा तो यही बात उन्होंने पूछी कि इतने साल तक आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखा, लेकिन ओवरनाइट आपको ऐसा क्या ऑब्जेक्शन दिख गया, ओवरनाइट आप आ गए। तो यही बात सेम उन्होंने भी उठाई। तो मैटर क्या था मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब ये कल हियरिंग हुई थी तब मैं उसी कोर्ट में मौजूद थी। तो सीनियर एडवोकेट रोहतगी आश्रम की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, साथ में सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान भी थे। तो आर्ग्यूमेंट ये चल रही थी कि फैक्ट्स क्या हैं। देखिए, मीडिया में जो फैक्ट्स दिखाए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मीडिया में तो ये भी कहा जा रहा है कि 150 एकड़ की लैंड है, जबकि ऐसा नहीं है। फैक्ट्स टोटली डिफरेंट होते हैं, जो कि कोर्ट में आर्ग्यू होते हैं वो अलग होते हैं। अब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट ये हो रही थी, सीनियर एडवोकेट रोहतगी ये आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि आश्रम को लैंड अलॉट की गई थी गुजरात सरकार के द्वारा चैरिटेबल काम करने के लिए 1980 में एक टुकड़ा जमीन का अलॉट किया गया, करीब 6000 स्क्वायर मीटर के अराउंड वो एरिया है। और उसके बाद से 1980 के बाद से वहां पर चैरिटेबल वर्क आश्रम की तरफ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद से 1992 में फिर से जमीन का टुकड़ा अलॉट किया गया, और फिर 1997 में फिर से अलॉट किया गया, और फिर 1999 में भी अलॉट किया गया। अब सीनियर एडवोकेट रोहतगी का ये कहना था कि अगर 1980 में अलॉट की हुई लैंड में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ गड़बड़ी थी या फिर शर्त भंग की जा रही थी, तो 1992 में दोबारा क्यों अलॉट की गई, फिर 1997 में फिर अलॉट की गई और ज़मीन, फिर 1999 में और अलॉट की गई। इस तरीके से टोटल अलॉटमेंट करीब 39,000 स्क्वायर मीटर की गई है, कोई 150 एकड़ नहीं, 39,000 स्क्वायर मीटर ही अलॉट की गई है। और अगर ऐसी कोई चीज़ थी कि चैरिटेबल वर्क नहीं हो रहा था या फिर कोई शर्त भंग हो रही थी या फिर कोई इलीगैलिटी हो रही थी, तो फिर फर्दर अलॉटमेंट क्यों की गई, ये क्वेश्चन रेज किया। एक ये आर्ग्यूमेंट रेज की। अब दूसरी आर्ग्यूमेंट ये रेज की कि 1980 में जो अलॉटमेंट की गई थी उसमें ये शर्त थी कि उसमें प्लान अप्रूव करवाना है, और वो प्लान प्रॉपर तरीके से अप्रूव करवा लिया गया। फैक्ट्स ये बताते हैं कि अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा पूर्णतः प्लान अप्रूव करवाया गया था। तो सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने ये भी फैक्ट सामने रखा। उसके बाद से उन्होंने बताया कि जो फर्दर लैंड्स अलॉट की गई थी वो भी पूरी तरीके से रेगुलराइज थी, कोई सैंक्शन का इशू नहीं है, कोई रेगुलराइजेशन का इशू नहीं है। जो भी अप्रूवल लेने थे वो सब अप्रूवल लिए गए हैं, सैंक्शन के प्लान भी दिखाए गए सुप्रीम कोर्ट के सामने। और उसके बाद से नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने रखी कि जो शोकॉज नोटिस आया वो सेक्शन 79A में आया, और उन्होंने कहा कि ये सेक्शन 79A में जो नोटिस दिया गया है ये बिल्कुल ही गलत तरीके से दिया गया है, क्योंकि सेक्शन 79A तो ये कहता है कि अगर कोई रॉन्गफुल पोजीशन में है, मतलब कोई इलीगली आकर वहां पर कब्जा करके बैठा है किसी लैंड पर, तो समरली उसको वहां से एविक्ट किया जा सकता है। सेक्शन 79 ये कहता है। तो इस पर्टिकुलर केस में तो कोई रॉन्गफुल पोजीशन है ही नहीं, प्रॉपर तरीके से पोजीशन दी गई है, प्रॉपर तरीके से अलॉटमेंट की गई है। तो इसमें ये सेक्शन 79A का नोटिस देना अपने आप में आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, यानी ये शोकॉज नोटिस ही क्वैश करने लायक है। ये नेक्स्ट उनकी आर्ग्यूमेंट थी। अब ये आर्ग्यूमेंट्स आगे चलकर
फाइनल हियरिंग में जो भी आगे आर्ग्यूमेंट्स होंगी वो अपोजिट साइड से आर्ग्यूमेंट्स होंगी कि ये सेक्शन मेड आउट होता है कि नहीं, शो कॉज नोटिस जो है वो लीगल है या इलीगल है, आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है, और भी बहुत सारे इस केस में फैक्ट्स हैं, वो सब आगे चल के आर्ग्यूमेंट होंगे। लेकिन प्राइमा फेशी यानी सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर आता है तो फर्स्ट हियरिंग में प्राइमा फेशी देखा जाता है कि केस सुनने लायक है या नहीं है। तो प्राइमा फेशी जब ये आर्ग्यूमेंट सुन के ऑनरेबल जजेस ने एक सवाल ऑपोजिट काउंसिल से पूछा। ऑपोजिट तरफ गुजरात सरकार की तरफ से जो काउंसिल थे वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी थे, तो उनसे एक सवाल पूछा, वही सवाल जो 1 साल पहले हमने अपनी वीडियो में उठाया था, वही सवाल ऑनरेबल जजेस ने पूछा। ऑनरेबल जज विक्रम नाथ जी ने पूछा कि ओवरनाइट आपको कैसे ये ध्यान में आ गया, इतने साल तक यानी 1980 से आपको कोई इलीगैलिटी नहीं दिखी, कोई शर्त भंग नहीं दिखा, 1980 के बाद से आपने 1992 में फिर अलॉट कर दिया और लैंड, 1997 में अलॉट कर दिया, 1999 में अलॉट कर दिया, ओवरनाइट कैसे आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं? इतने सालों तक यानी 40-45 साल तक किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ओवरनाइट यू आर कमिंग। ये सवाल ऑनरेबल जजेस ने पूछा। यही सवाल हमने साल पहले अपनी वीडियो में उठाया था कि अचानक से ओवरनाइट कैसे ध्यान में आ रहा है। और जैसे कि कोर्ट्स में जब नॉर्मल सिटीजन्स अपनी सिविल राइट्स की रेमेडी के लिए जाते हैं तब ये बात कही जाती है कि वाई वर यू स्लीपिंग ओवर योर राइट्स फॉर सो मेनी डिकेड्स एंड सडनली यू कम टू द कोर्ट फॉर सीकिंग योर राइट्स। ये बात नॉर्मल सिटीजन्स को बोली जाती है कि आप इतने सालों तक अपने राइट्स पर अगर सो रहे थे तो अचानक से एक दिन आकर आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा राइट था। तो वही चीज़ क्या इस केस में भी अप्लाई होगी, ये आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या आर्ग्यूमेंट्स आगे की हियरिंग्स में होती हैं। लेकिन प्राइमा फेशी तो जजेस ने भी ये बात ज़रूर रखी है कि ओवरनाइट आपको कैसे ये ऑब्जेक्शन लग गई, इतने सालों तक कोई इलीगैलिटी नहीं थी क्या, इतने सालों तक कोई शर्त भंग नहीं हो रही थी, आप और अलॉटमेंट कर रहे थे, आप सैंक्शन भी कर रहे थे, इतनी कंस्ट्रक्शंस वहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी हैं, तब आपको ऑब्जेक्शन नहीं दिखा था, तो ओवरनाइट आप क्यों आए हैं? तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हुई और फिर उसके बाद से ऑनरेबल जजेस ने इसमें नोटिस इशू करने के बाद से स्टेटस क्वो का भी ऑर्डर कर दिया है। स्टेटस क्वो का मतलब कि जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी, यानी कि लैंड पर जो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो भी वहाँ पर आश्रम है, क्लिनिक है, वहाँ पर स्कूल्स हैं, वो सब कंटिन्यू रहेंगे और कोई डिमोलिशन या फिर कोई भी इविक्शन का प्रोसीजर अभी फ़िलहाल के लिए नहीं होगा। हालांकि नेक्स्ट डेट बहुत ही नियर है, 5 मई रखी है। अब उस दिन हियरिंग होगी या नहीं वो तो 5 मई को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए स्टेटस क्वो का ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और गुजरात सरकार को काउंटर रिप्लाई करने के लिए कहा है। सो लेट्स सी कि आगे इस केस में क्या होता है। प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए भी ये केस एक अच्छा केस होगा स्टडी के लिए, बिकॉज प्रॉपर्टी राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट है जिसमें कि कहा गया है विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नोबडी कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी। और आने वाली हियरिंग्स में पता चलेगा कि फाइनली क्या डिसीजन होता है, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने तो रिजेक्ट किया है लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुनने के लिए हाँ कर दिया है। तो आगे हियरिंग्स में पता चलेगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न करती है कि नहीं करती है और कौन से पॉइंट्स पर फाइनली इसमें जजमेंट आती है।